हेलो फ्रेंड्स, क्या आप चेस खेलना जानते हैं? अगर आप नहीं जानते पर आपकी इच्छा है चेस को सीखने की, उसके रूल्स को समझने की, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चेस को के बेसिक रूल्स समझने से पहले हमें उसके बोर्ड के बारे में समझना होगा और इस गेम में जो पीसेस यूज होते हैं उनके बारे में पहले हमें जानना होगा। ये एक चेस का बोर्ड होता है। आप देखिए, इसमें 8 रोज और 8 कॉलम्स होते हैं, यानी टोटल 64 पीसेस अल्टरनेट कलर्स के, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। जब भी गेम की शुरुआत होती है, अगर आप इस तरफ बैठे हैं जहां से आप ये गेम को देख रहे हैं, तो आपकी राइट हैंड साइड पे वाइट कलर का बॉक्स होना चाहिए। इसी तरह जो आपका अपोनेंट सामने होगा उसकी भी राइट हैंड साइड पे वाइट कलर का बॉक्स होगा। ये बोर्ड की प्लेसमेंट की सही डायरेक्शन है। उस तरफ से हम नहीं बैठेंगे, वरना वहां पे आप देखिए ब्लैक कलर का बॉक्स हो जाएगा। अब हम चेस बोर्ड में जो पीसेस यूज होते हैं उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। चेस में 6 तरह के पीसेस होते हैं। आइए हम उनके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये, आप देखिए, इसे हम प्यादा बोलते हैं। ये सबसे छोटा पीस होता है और इंग्लिश में इसको पॉन कहा जाता है। टोटल 8 पीसेस होती है हर कलर के, जिसको कि यहां पे हम रखते हैं 8 पीसेस। इसको हम चेस में घोड़ा बोलते हैं। और इंग्लिश में घोड़े को हम नाइट बोलते हैं। हर कलर के 2 घोड़े होते हैं, यानी टोटल 4 नाइट्स इस गेम में यूज होते हैं। 2 वाइट एंड 2 ब्लैक। ये देखिए, इस पीस को ऊट कहा जाता है, इंग्लिश में बिशप। ये भी हर कलर के 2 होते हैं। फिर इस पीस को हाथी बोलते हैं, इंग्लिश में रूक। ये भी हर कलर के 2 पीस होते हैं, टोटल 4। इसे चेस की गेम में रानी या वजीर कहा जाता है, इंग्लिश में क्वीन। ये चेस की गेम का सबसे स्ट्रॉन्ग पीस होता है। और ये पीस है राजा या किंग। आप देखिए, इसके सर पे मुकुट है एक तरह से, तो इस तरीके से ये डिस्टिंग्विश होता है। आप किंग और क्वीन को इस तरीके से इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इन सब पीसेस को एक एक करके आप देखिए। हाथी, ऊंट, प्यादा, घोड़ा, राजा, रानी। इसी तरीके से ब्लैक कलर के भी पीसेस होते हैं। टोटल 8 प्यादे एक कलर के, 2 घोड़े, 2 ऊंट, 2 हाथी, एक राजा, एक वजीर, और इसी तरीके से ब्लैक कलर्स के। अब हम चेस बोर्ड पे देखते हैं कि हर जो पीस है वो किस तरीके से मूव करता है। जो प्यादा है उसकी शुरुआत इस सेकंड रो से होती है हमेशा, और ये पहली बारी में या तो 2 स्ट्रेट या 1 स्ट्रेट चल सकता है। 2 स्ट्रेट चलने के बाद जब इसकी नेक्स्ट अगर इसको आगे बढ़ाए, तब ये सिंगल सिंगल ही आगे बढ़ता है। और अगर इसने किसी और दूसरे पीस को काटना हो, तब ये डायगनली ही काटता है। मतलब अगर इसको हमने यहाँ किया, वहां पे दूसरा पीस है, तो इस तरीके से ये मूव करके उसको कैप्चर कर लेगा। पर ये सीधा, क्या कहते हैं, नहीं काट सकता।
सीधा उसके सामने कोई पीस पड़ा है तो उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और प्यादे की एक खासियत होती है कि अगर ये मूव करता हुआ अपोजिट साइड पे बिल्कुल एंड तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो इसको आप किसी भी दूसरे पीस में बदल सकते हैं। मोस्टली रानी में ही बदला जाता है क्योंकि रानी इस गेम की सबसे स्ट्रॉन्ग पीस मानी जाती है। नेक्स्ट हम ऊंट का देखते हैं कि ऊंट चेस बोर्ड पे किस तरीके से मूव करता है। ऊंट हमेशा डायगनली मूव करता है, या तो इस तरीके से देखिए, अगर इधर है तो वो इस डायरेक्शन में जा सकता है, पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में, इधर या इधर। इसके अलावा वो और किसी तरीके से मूव नहीं कर सकता। उसके रास्ते में अगर दूसरे कलर का पीस है तो वो उसको काट देगा। मान लीजिए यहां पर एक ब्लैक कलर का घोड़ा है तो इस तरीके से ये काट लेगा। पर अगर उसी के कलर का कोई पीस रखा है तो उसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। वो अपने पीस के ऊपर से भी नहीं जा सकता, ना उसे काट सकता है, वो यहां तक ही बस मूव कर सकता है। तो ये घोड़े के मूवमेंट है चेस बोर्ड पे। घोड़े की नहीं, ऊंट की मूवमेंट, जो ऊंट की मूवमेंट अभी आपको बताई। अब ये हम नेक्स्ट पीस की मूवमेंट देखते हैं, हाथी चेस बोर्ड पे किस तरीके से मूव करता है। मान लीजिए ये इस पोजीशन पे है तो हाथी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। इधर से ये ऐसे जा सकता है या ऐसे मूव करेगा, या उस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, आगे पीछे साइड में कहीं भी जा सकता है, बट इन ए स्ट्रेट लाइन ओनली। और जिस तरीके से हमने ऊंट का समझा कि वो किसी दूसरे कलर के पीस को जंप नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं कर सकता, उसको काट सकता है। और अपने कलर का पीस है तो उसको भी जंप नहीं कर सकता, उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है तब। अब हम घोड़े की मूवमेंट देखते हैं। घोड़ा इस चेस की गेम में एक एक्सेप्शनल पीस है जो जंप कर सकता है दूसरे पीसेस के ऊपर से, अपने पीसेस के ऊपर से भी और अपोनेंट के पीसेस के ऊपर से भी, सिर्फ घोड़ा। और इसकी मूवमेंट कुछ इस तरीके से होती है एल शेप में। जैसे मान लीजिए ये यहां पर है, सो एक दो और फिर लेफ्ट या राइट, तो ये एक एल शेप हुई। इसको हम ढाई का मूव भी बोलते हैं कि ढाई की चाल। इसी तरीके से पीछे की साइड भी 1 2 2.5 ढाई, एक दो ढाई, दो कदम सीधा और फिर टेढ़ा। इसी तरीके से ऐसे इधर आके ये एंड होगा या इधर एंड होगा, इसी तरीके से उधर। मान लीजिए इधर दूसरे कलर का पीस है तो ये इसके ऊपर से जंप कर सकता है, 1 2 एंड हेयर, या 1 2 देयर। अब हम रानी या वजीर के मूव्स को समझते हैं। वजीर को इस गेम का सबसे स्ट्रॉन्ग पीस माना गया है क्योंकि इसके पास कई पावर्स है। जैसे इसके आप मूव्स देखिए, अगर ये यहाँ पे है तो ये एक चाल भी चल सकता है और पूरा लंबा भी, ये हाथी की तरह भी चल सकता है। हम इसको ऐसे करना चाहे चारों डायरेक्शंस में, ऊंट की तरह भी चल सकता है, डायगोनल भी। हाँ, घोड़े की तरह नहीं चल सकता। बेसिकली ये घोड़े के अलावा किसी भी तरीके से चल सकता है, हाथी की तरह, ऊंट की तरह और प्यादे की तरह भी। तो इसलिए रानी को सबसे स्ट्रॉन्ग पीस माना गया है। अब हम राजा की मूवमेंट को देखते हैं। चेस बोर्ड पे जो किंग है वो सिर्फ एक चाल चल सकता है, एक कदम वो कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, या तो यहाँ यहाँ यहाँ, इधर इधर, हेयर हेयर और हेयर। बस इसकी लिमिटेड मूवमेंट होती है, सिर्फ एक। और ऑफ कोर्स कोई दूसरे कलर का पीस है तो उसे ये काट सकता है, इंग्लिश में हम कहेंगे उसे कैप्चर कर सकता है। और इसके किसी पीस के ऊपर से जंप करने का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि ये एक ही इसका स्टेप है। तो जंप करने के लिए कम से कम 2 स्टेप होने चाहिए, और हमने जैसे सीखा कि सिर्फ घोड़ा ही इस गेम में जंप करता है।
तो आपने देखा कि राजा, कहते तो राजा है इस गेम में, बट उसकी पावर्स काफ़ी लिमिटेड है। और इस गेम का एम है कि दूसरे जो अपोनेंट है उसके कलर के राजा को मारना। अगर उसके कलर के राजा को आपने मार दिया तो गेम ओवर। अब हमें पता है कि हमें गेम जीतने के लिए अपोनेंट के राजा को मारना है, तो इसके लिए एक टर्म का हमें पता होना जरूरी है। वो टर्म है चेक। ये चेक टर्म क्या है? मींस कि आपने कोई भी ऐसे मूव किया जिससे अपोनेंट का राजा खतरे में आ गया, तो उस वक्त आपको चेक बोलना जरूरी है। कि एक तरह से आप अपोनेंट को कह रहे हैं कि अपने राजा की पोजीशन को चेक करो, वो खतरे में है। जैसे कि इन पीसेस की पोजीशंस को देखिए। मान लीजिए ये वाइट कलर की रानी इधर है और आपकी चांस है, आपने इसको इधर किया, तो अब अपोनेंट का राजा खतरे में आ गया। आप उसके राजा को नेक्स्ट मूव में मार सकते हो, तो इस वक्त आपको चेक बोलना जरूरी है, कंपलसरी है, ये रूल है। अगर नहीं बोलते तो जब आपकी बारी दोबारा आएगी तो अब आप उसके राजा को नहीं मार सकते, कुछ और ही चांस आपको चलनी पड़ेगी। तो ये टर्म का ध्यान रखिए। अच्छा, फिर चेस की गेम में एक टर्म और होती है, कैसलिंग। कैसलिंग के बारे में समझते हैं। मान लीजिए ये जैसे राजा और हाथी है, इनकी ये पोजीशंस है और बीच में इन दोनों के अब कुछ नहीं है। हम बाकी पॉन्स की पोजीशन पे ध्यान नहीं दे रहे, वो कुछ भी हो सकती है। इनके बीच में स्पेस खाली हो गया है और दो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए कि राजा अपनी पोजीशन से अभी तक हिला ना हो और उसे अभी तक अपोनेंट से चेक ना मिला हो, तो वो कैसलिंग कर सकता है। किस तरीके से कैसलिंग होती है कि ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि राजा इधर आ जाता है और हाथी इधर आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड कैसलिंग। एक बार फिर देखें, दोनों कंडीशंस को ध्यान रखें। अभी तक राजा को अगर चेक नहीं मिला और राजा अपनी पोजीशन से हिला नहीं है अभी तक गेम में, तो वो कैसलिंग आप राजा की कर सकते हो। राजा इधर आ गया और हाथी इधर आ गया, तो इससे कई बार गेम में राजा के लिए एक डिफेंस डेवलप करने में ये मूव यूजफुल होता है कि वो एक कोने में आ जाता है और इधर आपके बाकी पीसेस होती है, तो एक वॉल उसके लिए डेवलप हो जाती है। इसी तरीके से दूसरी डायरेक्शन में भी कैसलिंग हो सकती है। इसमें आप ध्यान दिए, यहाँ पे दो खाली पीस है, तो ये इधर से इधर ही आता है, तो जब इधर तीन खाली पीस है तब भी ये एक जंप करके राजा इधर आएगा और हाथी इधर आएगा। दिस इज कैसलिंग। तो इसमें भी वही दोनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। अच्छा, कैसलिंग में एक तीसरी कंडीशन पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि इन बीच की पोजीशंस पे अपोनेंट के किसी पीस से अटैक की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अपोनेंट का पीस यहां पे है, तो खैर तब तो आप राजा को यहां रख ही नहीं सकते। ओके, लेट सपोज वो यहां पे नहीं, अपोनेंट का ऊंट इधर है, तो अब देखिए यहाँ पे वो अटैक कर रहा है, बीच में अगर उसका स्पेस ओपन है तो ये पोजीशन सेफ नहीं है, तो इस केस में भी कैसलिंग नहीं हो सकती। अगर कैसलिंग आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इतना समझ लीजिए कि बेसिक लेवल पे आप कैसलिंग को इग्नोर भी कर दे तो कोई बात नहीं। हाँ, एडवांस लेवल पे ये जानना जरूरी है। तो रूल्स में बताना इसलिए जरूरी क्योंकि आगे किसी रूल में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आपने कैसलिंग के बारे में जाना। तो अगर आपको कैसलिंग का कंसेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो अभी आप बेसिक लेवल पे उसे इग्नोर कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो हमने पीसेस की मूवमेंट्स के बारे में सीखा, तो कई बार ये भी डाउट हो सकता है कि वो कितना मूव करेगी। मान लीजिए जैसे रानी है और अपोनेंट का पीस इधर है, तो जैसे इधर जा सकती है, तो ये एक भी मूव कर सकता है, दो भी, ये हमारी मर्जी है।
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द गेम। और यही बात हाथी और ऊंट पे भी है, लागू होती है कि अगर इनका स्पेस ओपन है तो ये हमारे ऊपर है कि हम एक ही स्टेप मूव करते हैं, दो तीन, कितना, यहाँ से यहाँ तक भी ला सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक भी ला सकते हैं अगर रास्ता क्लियर है उसका। और यही बात ऊंट पे भी लागू होती है। अभी तक हमने बोर्ड के बारे में जाना, पीसेस के बारे में जाना, पीसेस के मूव्स के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि इन पीसेस को बोर्ड पे कैसे प्लेस किया जाता है। जितने भी प्यादे हैं ये सारे इस सेकंड रो पे, अगर आप यहाँ से अपोनेंट बैठा है उसका वाइट कलर के पीसेस है, तो इस तरह से सेकंड रो में हमने सारे पॉन्स को या प्यादों को प्लेस किया, वाइट कलर के भी और अपोनेंट के भी उस तरफ से सेकंड रो में सारे उसके प्यादे प्लेस किए गए। तो ये प्यादों की प्लेसमेंट रहती है एट द स्टार्ट ऑफ द गेम। अब हाथी यानी कि रूक, रूक को इस तरफ दो कोनों में प्लेस किया जाता है। जो दो हाथी वाइट कलर की है, एक इस कोने में और एक उस कोने में। इसी तरह वहां पर भी ब्लैक उस कोने में और उस कोने में। फिर घोड़ों की प्लेसमेंट आती है हाथी के जस्ट साथ में, दोनों घोड़े। इसी तरीके से ब्लैक के भी हाथी के साथ में दो घोड़े प्लेस किए गए। घोड़े के साथ में ऊंट की प्लेसमेंट उस साइड भी, और इसी तरीके से ब्लैक पीसीस के साथ भी घोड़ों के जस्ट साथ में ऊंट की प्लेसमेंट रहेगी। अब हम क्वीन की प्लेसमेंट को देखें। वाइट कलर की क्वीन है तो हम उसको वाइट वाले बॉक्स में रखेंगे, ब्लैक में नहीं। और इसी तरह जो ब्लैक कलर की क्वीन है वो ब्लैक बॉक्स में आया। तो क्वींस आपस में आमने सामने हो गई, इस तरीके से प्लेसमेंट रहेगी। और इसी तरीके से फिर बचे हुए पोर्शन में जो किंग रखा दोनों साइड, किंग भी आपस में आमने सामने आ गए। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन रहती है चेस बोर्ड की। इसको एक बार फिर देखिए। अब हम थोड़ा स्टार्टिंग मूव्स पर गौर करते हैं कि क्या स्टार्टिंग मूव्स हो सकती है। सबसे पहली बात तो जो फर्स्ट चांस है वो वाइट कलर के पीस के प्लेयर को मिलता है, यानी वाइट पीस ही पहले मूव करेगा, नॉट द ब्लैक वन। तो स्टार्टिंग मूव्स में या तो प्यादों को आगे बढ़ाया जा सकता है या घोड़ों को, क्योंकि घोड़े जंप मार सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब पीसेस का रास्ता ब्लॉक है, तो पहली चाल में इन पीसेस को मूव नहीं किया जा सकता। अब किसी भी पीस को मान लीजिए हम बढ़ाते हैं तो या तो एक बढ़ा सकते हैं या दो बढ़ा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। सो पहली चाल ये हो सकती है, या मान लीजिए ये हो सकती है, या हम घोड़े को करना चाहे तो 1 2 2.5 इधर आ सकता है, या इधर आ सकता है। सो ये पॉसिबिलिटीज है फर्स्ट मूव की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा, बोर्ड के बारे में जाना, आपने पीसेस के बारे में जाना, पीसेस कैसे मूव करते हैं और स्टार्टिंग पोजीशंस बोर्ड पे उनकी क्या रहती है और स्टार्टिंग मूव क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने इसको कवर किया, और इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और उसको क्लिक करके आप वहां जा सकते हैं, उसमें हम एक डेमो गेम खेल के देखेंगे जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा और बिगिनर लेवल पे आप चेस खेलना सीख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ क्लिक फॉर द link below for the demo game.
और अगर आपके चेस के बेसिक्स क्लियर हुए, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें।